राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आज एक नाम सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित चल रहा है, जो कि तर्क और वितर्क को लेकर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें बहुत अधिक संख्या में फॉलो भी करते हुए जा रहे हैं और उनकी बातों पर लोगों का अमल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आइए जानते हैं कौन है ये, कहाँ से, कैसे और क्या करके यहाँ तक पहुँचे थे। कौन थे ओशो? रजनीश ओशो के बारे में आज आपको 6 रहस्यमयी बातें बताते हैं, जो उनके जीवन से बहुत ही बड़ी प्रकार से जुड़कर और आज लोगों के जीवन में उतर रही हैं। दोस्तों, ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था, उतनी ही उनकी मौत भी। उनकी मौत भी कोई रहस्य से कम नहीं थी। उनकी मृत्यु को 28 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में आज ही के दिन वो दुनिया छोड़ गए थे। इस मौके पर हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। ओशो के जीवन की शुरुआत कैसी थी? 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचबाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्प्सेस ऑफ माड गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच में वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस कारें, डिज़ाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वे भारत वापस लौट आए। ओशो की मृत्यु। ओशो भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथों में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनमें गलत जानकारी देकर दस्तखत लिख गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है और उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। आपको बताते हैं कि ओशो की मौत के दिन क्या हुआ था। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहते हैं, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फ़ोन आया था। उन्होंने कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएँ। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अपने हलफनामे में लिखा है कि वहाँ मैं करीब 2 बजे पहुँचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद भी उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की बजाय दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में रहती थीं। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी।
नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रहीं कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। अब बात करते हैं ओशो की वसीयत के बारे में। योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीज़ों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। अब बात करते हैं ओशो पर ट्रेडमार्क की। ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा था। इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लोटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए ये अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं को चीज़ों का तो हो सकता है लेकिन विचारों का नहीं। पुणे स्थित उनकी समाधि पर इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ना कभी जन्मे ना कभी मरे। वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। दोस्तों, ओशो की कहानी बहुत लंबी है, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, रजनीश ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी राज्य किया और अमेरिका में जाकर अपना दूसरा नया राज्य स्थापित करने की कोशिश की, पर वहाँ के शासन और प्रशासन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और रजनीश ओशो ने, आपने देखा होगा कि सेक्स को लेकर कई सारी बातें ऐसी बताई हैं जिनका हमारे देश के युवाओं पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के बहुत भयंकर प्रभाव पड़ रहे हैं। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। राधे राधे।